शुरुआत करते हैं कुमाऊं का इतिहास पुस्तक की। तो सबसे पहले दिया गया है कि प्रदेश का नाम कुमाऊं व कूर्मांचल कैसे हुआ था। तो इस प्रांत का नाम कूर्मांचल या कुमाऊं होने के विषय में यह किंवदंती कुमाऊं के लोगों में प्रचलित है कि जब विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कूर्म या कछुआ का अवतार हुआ था, तो यह कहा जाता है कि चंपावती नदी के पूर्व कूर्म पर्वत में, जिसे आजकल कांडादेव या कानदेव कहते हैं, 3 वर्ष के लिए खड़ा रहा था। उस समय देवतागण व नारद आदि मुनीश्वरों ने उसकी स्तुति की थी और उस कच्छप के चरणों का चिन्ह पर्वत में हो गया था। तब से यह पर्वत कूर्मांचल यानी कूर्म प्लस अचल हो गया है। कूर्मांचल का प्राकृत रूप बिगड़ते बिगड़ते कुमू बन गया और यही शब्द भाषा में कुमाऊं के नाम से परिवर्तित हो गया। पहले यह नाम चंपावत तथा इसके आसपास के गांवों को दिया गया था। तत्पश्चात यह संपूर्ण काली कुमाऊं परगने का सूचक हो गया तथा काली नदी के किनारे के प्रांत चालसी, गुमदेश, रेगड़ू, गंगोल, खिलफती, ध्यानीरो आदि पट्टियां भी काली कुमाऊं के नाम से प्रसिद्ध हुई। चंदों का राज्य विस्तार बढ़ने के साथ साथ कुमाऊं उन सारे प्रदेशों का नाम हो गया जो उस समय जिला अल्मोड़ा व नैनीताल में शामिल थे। तो यह पुस्तक 1937 ईस्वी में लिखी गई थी। तो यह तथ्य 1937 ईस्वी के आसपास के ही हैं। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने पुस्तक में लिखा है कि अंग्रेजी राज्य में तो कुमाऊं में कभी देहरादून जिला भी शामिल था और इस समय गढ़वाल जिला भी इसी के भीतर है, पर वास्तव में कुमाऊं प्रांत से जिस मुल्क या प्रदेश का बोध होता है वह अल्मोड़ा व नैनीताल के पहाड़ी जिले हैं। इस समय परगना काली कुमाऊं में गंगोली व चौगरखा भी शामिल हैं, पर गंगोली और चौगरखा के लोग वास्तव में कुमैये नहीं कहे जाते, वे गंगोली और चौगरखिये कहे जाते हैं। पहले परगना काली कुमाऊं के लोग ही ठेठ कुमैया कहे जाते थे, किंतु अब यह शब्द अल्मोड़ा और नैनीताल के तमाम लोगों के लिए काम में लाया जाता है। चंद राजाओं ने ही यह नाम सब जगह प्रख्यात किया था। पर ठाकुर जोशी नेगी जी हिमालय भ्रमण में लिखते हैं कि कुमाऊं के लोग खेती व धन कमाने में सिद्धहस्त हैं, वे बड़े कमाऊ हैं, इसलिए देश का नाम कुमाऊं हुआ। और यह भी कहते हैं कि काली कुमाऊं का नाम काली नदी के कारण नहीं बल्कि कालू तड़ागी के नाम पर पड़ा, जो कभी वहां पर शासक था। इसके अतिरिक्त देवदारू और बाज की घनी काली झाड़ियों से भी इसका विशेषण काली जोड़ा गया हो, पर यह दलीलें निराधार सी ज्ञात होती हैं। चंद राजाओं के समय कूर्मांचल में 3 शासन मंडल थे, जिनमें पहला है काली कुमाऊं, जिसमें काली कुमाऊं के अतिरिक्त सोर, सीरा, अस्कोट आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा, जिसमें सालम, बारामंडल, पाली तथा नैनीताल के वर्तमान पहाड़ी इलाके शामिल थे। इसके अतिरिक्त तराई भाबर का माल इलाका भी इसमें शामिल थे। ये शासन मंडल उस समय के थे जब चंद राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। आगे बात करते हैं कुमाऊं को हूरदेश वाले क्यूनन, अंग्रेज कुमाऊन, देसी लोग कुमायूं, यहाँ के रहने वाले कुमाऊं और संस्कृतज्ञ कूर्मांचल कहते हैं। मुख्यतः काली कुमाऊं में चंपावत का नाम कुमू कहा जाता है। कुमाऊं राज्य का विस्तार और क्षेत्रफल देखते हैं। यह क्षेत्रफल और विस्तार 1937 ईस्वी के आसपास का है। कुमाऊं या कूर्मांचल उस समय 1937 ईस्वी के आसपास 2 जिलों में विभाजित था, अल्मोड़ा और नैनीताल। यह लगभग 8000 वर्ग मील के लगभग था, जिसमें लगभग 2 लाख एकड़ जमीन आबाद थी व 1 लाख एकड़ तक जमीन आबादी के योग्य थी। इसमें 40,000 से 50,000 एकड़ तक की भूमि तालाब या जल सिंचित थी। बर्फ से ढके प्रांत इसमें 2000 वर्ग मील तक थे। वीरान, चट्टाने या घाटी जिनमें खेती नहीं किया, खेती के अयोग्य भूमियाँ 2000 वर्ग मील था। खेती योग्य भूमि 2900 वर्ग मील तथा वीरान जिनमें जंगल होते हैं वे 2100 वर्ग मील के आसपास थे। बात करते हैं अल्मोड़ा जिले की। तो अल्मोड़ा जिला अक्षांश 28 डिग्री 59 मिनट और 30 डिग्री 49 मिनट उत्तर में तथा देशांतर 79 डिग्री 2 मिनट और 81 डिग्री 31 मिनट पूर्व के बीच में था। अल्मोड़ा का विस्तार प्रायः 5390 वर्ग मील था, जो क्षेत्रफल के हिसाब से अल्मोड़ा जिला नैनीताल जिले से प्रायः दुगना था। अल्मोड़ा की सीमाएं देखते हैं। उत्तर में हिमालय की गगनचुंबी चोटियां इसे तिब्बत प्रांत से अलग करती थी तथा पश्चिम में इसके जिला गढ़वाल था। दक्षिण में नैनीताल जिला तथा पूर्व में बेगवती काली नदी कुमाऊं व नेपाल राज्य के बीच में अनादिकाल से बहती आई है। अल्मोड़ा के हिम पर्वत बड़े ही सुंदर और दर्शनीय हैं। कौसानी, शिखर, देवीधुरा तथा विंसर आदि से दृश्य दिखाई देते हैं, वे बड़े ही मनोहर और गंभीर हैं। 1929 में महात्मा गांधी अल्मोड़ा आए थे और कौसानी में ठहरे थे। वहाँ के अतुलनीय दृश्यों को देखकर महात्मा गांधी और उनकी धर्मपत्नी ने उस पवित्र व उच्च पर्वतमाला को प्रणाम किया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि परमात्मा ने कितनी स्वच्छ रुई मेरे चरखों के वास्ते यहाँ पर एकत्र कर रखी है। यहाँ पर आने के बाद यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि इन दीज हिल्स नेचर्स हॉस्पिटैलिटी इक्लिप्सिस ऑल मैन कैन एवर डू द इंचेंटिंग ब्यूटीज ऑफ हिमालयाज
Their bracing climate and the soothing green that envelops you leaves nothing more to be desired. I wonder whether the scenery of these hills and the climate are to be surpassed if equaled by any of the beauty spots of the world. After having been nearly 3 weeks in Almora Hills, I am more than ever amazed by why our people need go to Europe in search of health. 11 जुलाई 1929 को यंग इंडिया में गांधी जी ने यह कौसानी के बारे में लिखा था। अल्मोड़ा में हिम पर्वत की चोटियां 16,800 से लेकर 25,600 फुट तक ऊंची हैं। इसमें नंदा देवी 25,689 फुट, त्रिशूल चोटी 22,360 फुट, नंदाकोट 22,530 फुट, पंचाचूली 22,530 फुट, परशुराम 21,772 फुट, बणकट्टर 22,940 फुट, इरग्यानजुंग 20,555 फुट तथा पिंडारी ग्लेशियर 13,000 से 14,000 फुट ऊंची चोटियां स्थित हैं। ऊंटाधुरा दर्रा यहाँ से जोहारी लोग तिब्बत की ओर जाते हैं वह 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। छोटे पर्वतों में विंसर 8,130 फुट ऊंचा है, कालमुनी 13,000, शिखर 10,000 तथा छिपलाधुरा 13,000 फुट के लगभग है। बड़ी नदियों की बात करें तो यहाँ पर काली, सरयू, गोरी, कोशी व 2 रामगंगाएं बहती हैं। पंडाल यानी वाटर पार्किंग की बात करें तो परगने, अस्कोट, सोर, सीरा, जुहार, दारमा की नदियों का पानी काली नदी में बहता है। कत्यूर, दानपुर, दारुण, गंगोली, चौखरगा के बीच का पानी सरयू में चला जाता है। सालम के पानी को पनार सरयू में ले जाती है। बारामंडल का पानी छोटी कोशी तथा सुआल द्वारा बड़ी कोशी में मिल जाता है। पाली पछाऊ में गगास सब छोटी नदियों का पानी अपने में एकत्रित करके भिकिया शहर के पास रामगंगा में मिल जाती है। इन सब नदियों का पानी अंत में गंगा नदी में मिलकर गंगा सागर में चला जाता है। आगे बात करते हैं जिला नैनीताल की। यह बात भी 1937 ईस्वी के आसपास की है। नैनीताल उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 51 मिनट और 29 डिग्री 37 मिनट तथा देशांतर 78 डिग्री 43 मिनट तथा 80 डिग्री 5 मिनट के बीच में था। इसका क्षेत्रफल लगभग 17,01,093 एकड़ यानी 2,658 वर्ग मील था। इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर में अल्मोड़ा व गढ़वाल जिले थे। अल्मोड़ा व नैनीताल के बीच कुमैया, कोसी व सुआल नदियां बहती हैं। कोसी व सुआल में खैरना व गुराड़ी में पुल हैं जो इसकी सीमा बनाते थे। पश्चिम में गढ़वाल व बिजनौर जिले हैं। पूर्व में अल्मोड़ा व नैनीताल जिले हैं। दक्षिण में पीलीभीत, बरेली, रामपुर रियासत तथा मुरादाबाद जिले हैं। नैनीताल व अल्मोड़ा जिले के बीच की सरहदें कहीं कहीं पर कृत्रिम हैं और कहीं कहीं पर प्राकृतिक हैं। उत्तर में अल्मोड़ा में 4 परगने हैं जिनमें पाली पछाऊ, फलदाकोट, बारामंडल और चौगरखा परगने हैं। पूर्व में काली कुमाऊं व तल्लादेश भावर हैं। नेपाल व नैनीताल के बीच शारदा नदी है जिनमें बनबसा के पास एक बड़ा पुल व बांध बनाया गया है और नहर निकाली गई है। पीलीभीत के ये परगने इससे मिलते हैं जो कौन कौन से हैं? पूरनपुर, पीलीभीत और जहानाबाद। बरेली के रिच्छा और चौमहला परगने नैनीताल की सीमा में हैं। इसके अतिरिक्त रियासत रामपुर की बिलासपुर व सुआर तहसीलें रामपुर व नैनीताल की सरहद में हैं। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा तहसीलें इससे मिली हैं। बिजनौर व इसके बीच फीका नदी है और इसके आगे अफजलगढ़ परगना है। पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर हिमालय की ऊंची चोटियाँ नहीं है, पर भारी हिमालय की कुछ ऊंची चोटियों की ऊंचाई इस प्रकार है, जिनमें सैंचोलिया पर्वत है 8,505 फीट, चीना पहाड़ है 8,568 फीट, बधान पाताल है 8,408 फीट, बूढ़ा पाताल है 8,244, विनायक धुरा है 8,186, बधान टोला है 8,612, मुक्तेश्वर है 7,602, पत्थरगढ़ी है 7,535, चौगढ़ है 6,128 तथा छोड़ियागढ़ है 7,957 फीट। आगे देखते हैं कोटा के पास देहरादून के शिवालिक पहाड़ों की तरह पहाड़ी पर भी एक उपपहाड़ी है। तराई में रुद्रपुर व गदरपुर सबसे नीची जगह हैं। ये समुद्री सतह से 720 फुट ऊंची हैं। तराई प्रायः 720 से लेकर 795 फुट तक ऊंची है। हल्द्वानी 1,380 तथा काठगोदाम 1,700 फुट ऊंचाई पर है। तराई भाबर में साधारण दृष्टि से यह ऊंचाई मालूम नहीं होती है, पर 1 मील में करीब 12 फुट की ऊंचाई जांची गई है। नदियां जब ऊंची भूमि से नीचे तल की ओर प्रपात के रूप में गिरती हैं तब यह ऊंचाई और नीचाई की स्पष्टता ज्ञात होती है। बात करते हैं नदियों की, तो नैनीताल में कोई ऐसी बड़ी नदियां नहीं है जिनका उद्गम हिमालय पर्वत से हो। कोशी व रामगंगा अल्मोड़ा जिले से बहकर आती हैं। बात करते हैं जलवायु की, तो पर्वतों में नाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बर्फानी जगहों पर हमेशा प्रचंड शीत होता है। ऊंची चोटियों में भी 6,000 फुट से ऊंचे में गर्मियों में अच्छी ठंडक रहती है, खासकर सुबह और शाम को। इसके अतिरिक्त 2 से 3,000 फुट की ऊंचाई पर हवा गर्म रहेगी, पर लू नहीं चलती है। पहाड़ की घाटियों में जाड़ों में अधिक ठंडा व गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, पर पहाड़ की चोटियों पर हवा सूखी, सुंदर, सुखद व स्वास्थ्यवर्धक होती है। कई प्रकार की बीमारियों, खासकर तपेदिक या क्षय रोग के लिए अल्मोड़ा, भवाली आदि स्थानों की हवा, जहाँ चीड़ के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, अच्छी समझी गई है। हिमालय में तो प्रायः कुछ समय छोड़कर जब कभी पानी पड़ता है तो बर्फ गिरने लगती है। जाड़ों में 5,000 से ऊंचे पर्वतों में भी बर्फ पड़ जाती है, जबकि
उत्तरी हिस्सों में प्रचंड तिब्बती जाड़ा रहता है, तब भूमि हिमालय पास 10,000 से 4,000 फुट तक बर्फ से ढकी रहती है। इसके अतिरिक्त बाहरी हिमालय में 5,000 फुट के नीचे पर्वतों में भी बर्फ कभी कभी जम जाती है, पर वह ठहरती कम है। आगे बात करते हैं, गर्मियों में 18,000 फुट तक तो बर्फ बराबर बनी रहती है। नीचे की ओर ऊंचे ऊंचे पर्वतों में निर्धाम या शैली जगहों पर 5 से 8,000 फुट की ऊंचाई में अप्रैल मई तक बर्फ पड़ती है, उसके बाद नहीं पड़ती, और यह भी उस वर्ष होता है जब शीत प्रचंड पड़ा हो। आगे बात करते हैं, नीचे की ओर बर्फ अक्सर तीसरे साल दिसंबर व मार्च के बीच में पड़ती है। जनवरी व फरवरी में शीत बहुत ज़्यादा होता है। बरसात व गर्मी में तराई भाबर की हवा अच्छी नहीं मानी जाती है। भाबर की हवा उतनी खराब नहीं है, पर तराई में तो प्रायः लोग मलेरिया या ताप ज्वर से पीड़ित रहते हैं, तिल्ली बढ़ जाता है व यहाँ पर मच्छर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भाबर के ऊपर 3 से 4,000 फुट ऊंचे पहाड़ों में भी हवा गर्म रहती है। तापमान की बात करें तो नैनीताल में तापमान गर्मी में 84 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है, जाड़ों में 30 से 32 डिग्री तक नीचे चला जाता है। मुक्तेश्वर में 25 से 5 डिग्री तक नीचे ज़्यादा देखा गया है। अल्मोड़ा में जो 55,000 फुट समुद्री सतह से ऊंचा है, वहाँ पर पारा 92 डिग्री तक गर्मियों में हो जाता है। गर्मी में नैनीताल, चौबटिया, बिनसर आदि पर्वतों में, बरसात में अल्मोड़ा में व जाड़ों में हल्द्वानी बहुत ही सुहाना मालूम होता है। वर्षा की बात करें तो बहुत ऊंचे पर्वतों में जल कम पड़ता है और नीचे भाग के ऊंचे पर्वत बरसाती बादल को खींच लेते हैं। उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में खूब जल बरसता है। यद्यपि छोटी पहाड़ियों व घाटियों में ज़्यादा पानी नहीं पड़ता, यद्यपि कभी कभी यह जोर से बरसता है। नैनीताल में सन 1863 में 154 इंच पानी पड़ा था। काठगोदाम में हर साल प्रायः 91 इंच, हल्द्वानी में 81 इंच, रामनगर में 65 इंच, किलपुरी में 64 इंच, रुद्रपुर में 57 इंच तथा काशीपुर में 46 इंच पानी पड़ता है। अल्मोड़ा जिले की औसत वर्षा 60 इंच है। अल्मोड़ा खास में 40 से 50 इंच में ज़्यादा पानी साल में नहीं पड़ता है। यही हाल रानीखेत का भी है। अल्मोड़ा का पानी बिनसर, गागर, मुक्तेश्वर, शाही देवी आदि पर्वत खींच लेते हैं। पाली पछाऊ में पानी कम पड़ता है, वहाँ का औसत 40 इंच से 60 इंच के बीच में है तथा कौसानी में 50 से 60 इंच, बेनीनाग में 72 इंच तथा चौकोड़ी में 92 इंच पानी पड़ता है। जब बम्बई में बरसात आरंभ होती है तो प्रायः पर्वतों में जोरों से पानी बरस जाता है, इसे छोटी बरसात कहते हैं। पर्वतों में प्रायः हर महीने पानी पड़ता रहता है। बीमारियों की बात करें तो तराई भाबर उष्ण प्रदेश है, वहाँ बीमारी हो तो ऐसा कोई आश्चर्य नहीं, पर प्राणवायु से परिपूर्ण पर्वतों की सुंदर व स्वच्छ जलवायु में बीमारियों का नाम भी लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन खेद है कि ऐसा नहीं है। हमारा रहन सहन, खान पान वैज्ञानिक न होने से व स्वच्छता पूर्वक रहने की शिक्षा का अभाव होने के कारण तमाम रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य भारतवासियों के जिम्मे आ गए हैं। इसमें कुछ कारण बताए गए थे, जिनमें थे कि बाल विवाह की कुप्रथा को बताया गया था, कसरत की कमी को कहा गया था, और वैज्ञानिक तो छोड़ो, यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई स्थानों पर दरिद्रता भी देखी गई थी। यहाँ की काफ़ी बीमारियाँ कफ, पित्त, वात, ज्वर, संजर एक बुखार है एक प्रकार का, दस्त व आंत की बीमारियाँ आदि हैं। प्लेग व चेचक यहाँ भी फैल जाते हैं। इसके अतिरिक्त हैजा ज़्यादातर यात्रा लाइन व किसी मेले में फैलता है, या फिर कभी कभार इतनी प्रचंड गर्मी हो गई और पानी बरसने में देर हुई तो कहीं कहीं पर यह संक्रामक रूप ले लेता है। इसके अतिरिक्त गलगंड यानी गले का फूलना, कोढ़ आदि रोग भी देखे गए हैं। बीमारी को भी यहाँ बहुत से लोग देवी देवताओं का खूब समझते हैं और जागर लगाकर तथा देवताओं का पूजन कर यहाँ पर रोग मुक्त होना मानते हैं। क्षय रोग यहाँ पर सुना भी नहीं जाता था, किंतु जब से यहाँ पर जलवायु क्षय रोग के लिए हितकारी बताई गई और यहाँ पर सैनिटोरियम खुले, तब से यहाँ क्षय रोग बढ़ गया है। लोगों ने किराए के लालच में मकान रोगियों को दे दिए, किंतु यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से सफाई नहीं की गई, तो फिर क्या था, कीट सर्वत्र फैल गए। और बद्रीदत्त पांडे जी बताते हैं कि कुमाऊं में उस वक्त अस्पताल व औषधालय सरकारी व निजी दोनों हैं। एक बुखार जिसे संजर कहते हैं वो देहातों में बहुत होता है, यह संक्रामक होता है और इससे बहुत लोग मरते हैं। नई सभ्यता के साथ साथ यहाँ टाइफाइड ज्वर का भी प्रकोप नगरों में बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त कोढ़ रोग की भी यहाँ पर कमी नहीं है। सन 1840 में यहाँ पर 20 कोड़ियों के लिए कोड़ी खाना भी खोला गया था। टीका लगाने की रीति यहाँ बहुत पहले से प्रचलित है। चेचक का टीका यहाँ लगाने की रीति अंग्रेजों ने चलाई थी और अब हैजे और प्लेग आदि के टीके भी चल गए हैं। पशुओं की बात करें तो तराई में हिमालय तक प्रांत नाना प्रकार के जलवायु से परिपूर्ण होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे पशु पाए जाते हैं। पालतू जानवरों की बात करें तो हाथी, ऊँट ये तराई भाव में पाए जाते हैं। घोड़े, खच्चर, गधे, गाय, भैंस, बैल, सुअर, भेड़, बकरी, चंवर, गाय, कुत्ते आदि जानवर यहाँ पाए जाते हैं। जानवरों की बीमारी यहाँ जो मुख्य रूप से होती है ये मान व खुरिया रोग होता है। जंगली जानवरों की बात करें तो जंगली हाथी तराई भावर में होते हैं। हरिद्वार के पास चिल्ला जंगल के पास कुमाऊं के कोटा भावर व सादा प्रांत तक ये पाए जाते हैं। खेती को कभी कभी ये कुचल जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले नवाब रामपुर के और महाराजा बलरामपुर जो थे वो हाथी पकड़ा करते थे, पर अब बिना सरकारी आज्ञा के हाथी पकड़ना व मारना मना है।
इसके अतिरिक्त बलदेव पांडे जी बताते हैं कि जंगली ऊंट तराई भाबर में नहीं होता, जंगली घोड़े, गधे, क्यांक, याक, तिब्बती भेड़िए तिब्बत की तरह पाए जाते हैं। तराई में बेत की झाड़ियां व भाबर की घास में नरभक्षक धारीदार बड़ा बाघ रहता है, इसे लोग शेर कहते हैं। बाकी भी कई किस्में हैं यहाँ पर, जैसे गुलदार, लकड़बग्गा, चीता, तेंदुआ आदि। हिमालय के बर्फानी इलाकों में सफ़ेद बाघ भी होता है, जिसे ई या थाड़ू बाघ भी कहते हैं। वहाँ एक प्रकार का सफ़ेद भालू भी कभी कभार पाया जाता है, पर ज़्यादातर काला भालू ही पहाड़ों में देखे गए हैं। जोहार, दारमा, व्यास में लाल रंग का भालू भी होता है। भावर में भूले रंग का भालू भी देखने को मिलता है। नीलगाय व हिरन तराई भावर में कई प्रकार के होते हैं। भारत सिंगे, चीतल, पाड़ा आदि तथा घुरड़ कई हजार फीट नीचे कूद जाते हैं। शिकारी लोग इसे कूदने से पहले गोली मारते हैं। इसका शिकार बड़ा रोमांचकारी या थ्रिलिंग कहा गया है। चौसिंगा, हिरन, जड़ाऊ, सांभर, गौड़पाड़ा सभी प्रकार यहाँ के पाए जाते हैं जीव। भेड़िए यहाँ पर उतने खतरनाक नहीं होते जितने जंगली कुत्ते होते हैं, जिन्हें शिकारी बॉस या लद बॉस कहते हैं। ये बाघ तक को मार डालते हैं। हिरन, चीतल, सांभर जो कुल मिलाकर सब कुछ चट कर जाते हैं, ये भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोमड़ी व श्रृंगाल की कई किस्में यहाँ पाई जाती हैं। तराई भाबर में बहुत कम होते हैं। शेर, बाघ, चीता व भालू मारने पर यहाँ इनाम दिया जाता है। सैकड़ों हर साल मारे जाते हैं, तो भी जंगलों की इतनी बहुतायत है कि यहाँ पर कई मनुष्य व डंगरों को बाघ मार डालते हैं। तराई भाबर के जंगल प्राचीन काल में नवाबों व राजाओं के शिकारगाह थे, जो अब अंग्रेजों के शिकारगाह हैं। यहाँ पर बंदरों की दो किस्में पाई जाती हैं, एक रतुआ व हनुमान बंदर, जिसका मुंह व नितंब लाल होते हैं। दूसरा लंगूर, जिसकी दुम लंबी व मुंह काला होता है। भाबर के व पर्वत के लंगूरों में कुछ फर्क होता है। चुथरौल यहाँ का एक बहुत अजीब और खूबसूरत जानवर होता है। इसका पशम बहुत मुलायम होता है। अन्य जानवरों में खरगोश, जंगली सुअर, तराई का छोटा सुअर, जंगली बिल्ली, चमगादड़, चूहे, गिलहरियाँ, नेउला, ग्वाण आदि सही को सौला कहा जाता है। ये पहाड़ों में बहुत अधिक होता है और ये तीर छोड़ती है, और इसे आलू खासकर पसंद है, इसलिए आलू की खेती को नुकसान पहुँचाती है। तराई में छोटे कद का सुअर होता है, उसका मांस थारू और बोक्सा बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। आगे बात करें तो कस्तूरी मृग 8000 फुट के ऊंचे पर्वतों में पाया जाता है। कस्तूरी औषधि उसकी नाभि में होती है, जो नाभा कहलाता है। कभी कभार एक नाभे में 2 तोले तक कस्तूरी निकाली जा सकती है। कस्तूरा मृग जो होता है छोटा होता है, बड़ा तेज होता है। इसके बाल बहुत सख्त होते हैं। कहते हैं कि पर्वतीय लोग इसे जाल में फंसाकर मारते हैं, तब नाभि को निकाल लेते हैं। मांस खाने वाले कहते हैं कि इसके मांस से कस्तूरी की खुशबू नहीं आती है। मारते समय यदि नाभि जल्द न निकाली जाए तो कहा जाता है कि ये खराब हो जाती है। शिकार के नियम भी बड़े कड़े हैं। जिनके पास लाइसेंस है वही शिकार कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त रामगंगा व कोसी नदियों के बीच का 200 वर्ग मील का जंगली जानवरों के लिए 1934 में से सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर जीव जंतु स्वच्छंद रहेंगे और इन्हें कोई मार नहीं सकता है। चिड़ियाओं की बात करें तो पर्वत व भाबर में अनेक प्रकार की चिड़ियाँ होती हैं। पर्वतीय जिला तो चिड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा धनी है। इतना प्रसिद्ध है कि मानसरोवर का जो राजहंस है, इसकी प्रशंसा पुराणों में भी की गई है, क्योंकि उसे शिव का रूप माना जाता है। शिकारी चिड़ियाओं की बात करें तो गिद्ध, उकाब, चील, बाज आदि यहाँ पर सब होते हैं। और यहाँ पर बाज पालने का चलन बहुत पहले था। यहाँ पर जो है वो बिक्री के लिए जाते थे, शाही दरबार में भी जाते थे। कहा जाता है कि कूर्मांचलाधिपति राजा रुद्रचंद ने यहाँ पर शिकार खेलने से संबंधित कई ढंग दर्शाए हैं। किसमें? अपने पुस्तक में, जिसका नाम है सैनिक शास्त्र में। आड़, मच्छी आड़, हंस, कबूतर, कई प्रकार के जंगली कबूतर जिनको मल्ल्या कहा जाता है, फाख्ते, गौरैया, कोयल, कटकोड़ा, सिटौला, घनौड़े, कौवे आदि यहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लुंगी जो 12,000 फुट की ऊंचाई में तथा मुनाला 8,000 से 12,000 फुट तक, या ककलांस या पोखराज मुर्गियाँ 5,000 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर होती हैं। ये देखने में बड़ी सुंदर होती हैं। साधारण कालिज मुर्गी जो भावर और तराई में मिलती है, वो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में सब जगह पाई जाती है। किंतु जो सिम कुकड़ होता है, एक बड़ी सुंदर चिड़िया होती है मुर्गे की तरह। इसके अतिरिक्त तीतर, बटेर, चकोर, बुलबुल, चांचड़, मुसभ्याकुड़, उल्लू आदि चिड़ियाएँ भी सब जगह पाई जाती हैं। तराई भावर में सारस और बुगले की अनेक किस्में होती हैं। भावर में मोर भी बहुत होते हैं और 450 प्रकार की चिड़ियाँ इस जिले में होने की बात कही गई है। बात करते हैं सांप और कीड़े मकोड़ों की, तो यहाँ पर 8 से 9 किस्म की छिपकलियाँ होती हैं। गिरगिट भी बहुत दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सांप की 25 से 30 किस्में होती हैं, जिनमें कई सारे विष वाले होते हैं, कई सारे विष के भी ना होते हैं। इसके अतिरिक्त भावर में अजगर भी होते हैं और ये 25 से 30 फुट तक लंबे होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि एक बड़े चीतल को भी निकल जाएँ। कोई सर्प इतने बड़े खूबसूरत होते हैं। इसके अतिरिक्त काले, लाल, हरे, चितकबरे सभी किस्म के होते हैं यहाँ पर। बेतिया सांप भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। काले सांप कुछ ज़्यादा विषैले होते हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त जौंकें जो होती हैं बरसात में जंगलों में बहुत हो जाती हैं और ये नंगे पैरों में चिपट सकती हैं और जानवरों की नाकों में घुस जाती हैं। मूरे, यहाँ पर छोटे छोटे मच्छर जो होते हैं उनको मूरा कहा जाता है, ये बरसात में बहुत अधिक होते हैं। जलचर प्राणियों की बात करें तो यहाँ पर मछलियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। कुछ ब्राह्मण और कुछ वैश्यों को छोड़कर यहाँ पर प्रायः सभी लोग मछलियाँ खाते हैं। ये मछलियाँ अनेक प्रकार से गोदों द्वारा या फिर मैन डालकर मारी जाती हैं। कुछ लोग बल्छियों से भी इन्हें मारते हैं। थारू और बोक्से समुदाय में मछलियाँ अधिक खाई जाती हैं। रामगंगा, कोसी व सरयू में बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं।
आगे बात करें तो मगर व सूस ये देसी इलाकों में होते हैं और पहाड़ी इलाकों में नहीं होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।